नमस्कार। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बच्चों द्वारा किए गए अपराध और उससे जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। बचपन में गलत माहौल और विवेक की कमी के कारण कई बार संगीन अपराध हो जाते हैं। बच्चे जब गैर कानूनी काम करते हैं तो मामला काफी संवेदनशील हो जाता है और इन बच्चों के साथ आम अपराधियों की तरह निपटना सही नहीं होता। इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है। देश में बच्चों द्वारा किए गए गैर कानूनी काम के लिए बाल अधिनियम के स्थान पर 1986 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू हुआ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 16 वर्ष तक की आयु के लड़के और 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी माना जाता है। बाल अपराध के लिए एज लिमिट आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित की गई है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 इस बात को स्पष्ट करता है कि वो बच्चे जो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं उनकी देखरेख और रखरखाव की जरूरत होती है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार गंभीर अपराधों में लिप्त पाए जाने वाले बाल अपराधियों को जेल की सजा दी जा सकती है, जबकि उन्हें उम्र कैद या फिर फांसी की सजा नहीं होगी। अगर किसी आरोपी की आयु 18 वर्ष से कम हो तो उस आरोपी को मुकदमा अदालत के स्थान पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलता है। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी, और डिटेल में जानकारी आपको देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। तो नवीन जी, आपको इस एक्ट से जुड़ी हुई जुवेनाइल एक्ट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और फोन लाइंस खुल चुकी है। 0120612796 पर कॉल करिए या फिर 0120612796 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, अपराध करने वाले बच्चों पर कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। तो नवीन पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल कि कानूनी तौर पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नाबालिग को कैसे परिभाषित किया जाता है? नेहा जी, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया जी, अलग अलग समय पर हमारे देश में बाल अपराध से निपटने के लिए कानून जो है बनते रहे हैं। सबसे पहले बाल अधिनियम 1960 आया, उसके बाद किशोर न्याय अधिनियम 1986 आया और इसका संशोधन सन 2000 में भी किया गया और फाइनली 2015 में भी किया गया। यहां तक कि 2021 में भी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए और वो भी आज के समय पर मौजूद हैं। अब इन सभी अधिनियमों को यदि हम देखें तो अलग अलग समय पर किशोर की जो परिभाषा है, जो जुवेनाइल की परिभाषा है, वो बदलती रही है। जैसे कि बाल अधिनियम की यदि हम बात करें तो उस समय किशोर एवं किशोरियों दोनों के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए जो आयु सीमा थी वह थी 21 वर्ष से कम। लेकिन जैसे जैसे कानून में परिवर्तन हुआ, सुधार किए गए, तो आज के समय में जो किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम अभी जो लागू है हमारे देश में, इसके अनुसार चाहे वो किशोर हो या किशोरी हो, दोनों के लिए 18 वर्ष से कम की आयु यदि है तो उसको निर्धारित की गई है और परिभाषा भी यही है कि जो भी किशोर या किशोरी 18 वर्ष से कम उम्र की हो, उस जुवेनाइल के ऊपर यह कानून लागू होता है। जी। बीच में एक ये भी था कि किशोर के लिए 16 वर्ष से कम की आयु निर्धारित की गई थी और किशोरियों के लिए 18 वर्ष से कम की आयु। लेकिन अब ये जितने भी फर्क हैं इनको समाप्त कर दिया गया है। अब दोनों के लिए जो उम्र है, जो उम्र की सीमा है, उसको 18 वर्ष तय कर दी गई है। तो जुवेनाइल की परिभाषा यही है कि जो भी लड़का या लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की हो वह जुवेनाइल की श्रेणी में आते हैं।
जी, ठीक है सर। अपराध के लिए अगर बच्चे को सजा होती है तो कब स्पेशल होम में भेजा जाता है और कब रिमांड होम में भेजा जाता है? क्या अपराधी बच्चों को जेल भेजा जाता है? नेहा जी, सबसे पहली बात कि क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, बेशक ये कन्फ्लिक्ट इन लॉ हो चुके हैं, इन्हें चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ कहा जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। इनको अक्यूज्ड या इस प्रकार से कोई भी ऐसा शब्द इस अधिनियम के तहत जो इनको आरोपित करता हो वो प्रतिबंधित है उसका प्रयोग करना। यहां तक कि जो हम रिमांड होम की बात करते हैं, आज के समय में रिमांड होम शब्द का भी उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि देखिए बच्चे हैं और जो बच्चे हैं हमारे, ये हमारा भविष्य भी है। बेशक अभी कन्फ्लिक्ट इन लॉ किसी वजह से इनका हो गया, लेकिन इनको एकदम से गुनहगार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अभी जो अधिनियम लागू है हमारे देश में जुवेनाइल्स के लिए, उसके तहत यदि किसी वजह से इनको संरक्षण में रखना पड़ता है तो उसके लिए जो है स्पेशल होम का प्रावधान किया गया है। साथ में ऑब्जर्वेशन होम्स का प्रावधान किया गया है। जेल में तो इन्हें कतई नहीं भेज सकते। अब स्पेशल होम और ऑब्जर्वेशन होम में डालने के लिए भी कुछ शर्तें हैं जिनका पूरा होना आवश्यक है। जैसे कि सेक्शन 15 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यदि हम देखें तो यदि बोर्ड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से संतुष्ट है कि किसी किशोर ने अपराध किया है, तो उस समय देश में लागू किसी भी अन्य कानून में यदि कोई भी विपरीत प्रावधान है, उसके बावजूद यदि बोर्ड उचित समझता है तो उस बच्चे को 3 साल की अवधि के लिए विशेष गृह यानी कि स्पेशल होम में भेजने का निर्देश पारित कर सकता है, बशर्ते बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो कि जो अपराध की प्रकृति है और जो मामले की परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये उचित लगता है कि हाँ, बच्चे को इस तरह से संरक्षण में रखना आवश्यक है, तो अपने कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए बच्चे को स्पेशल होम में भेजा जा सकता है, जिसकी जो मैक्सिमम अवधि है वो 3 साल की है। इसी प्रकार सेक्शन 12 यदि हम देखें, यदि बच्चा किसी आरोप में पकड़ा जाता है और उसको वो बेल के लिए यदि अप्लाई करता है सेक्शन 12 में और पुलिस उसको बेल नहीं दे पाती है, तो उस परिस्थिति में पुलिस को जुवेनाइल बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना होता है उस बच्चे को। और बच्चे को जब प्रस्तुत किया जाता है तो ये भी प्रावधान है कि जब तक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उस बच्चे को ना लाया जाए, उस बच्चे को पुलिस लॉकअप या पुलिस कस्टडी में भी नहीं रखा जा सकता जी। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में लाने से पहले और यदि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बेल प्रदान करने से इनकार कर देता है तो दोनों परिस्थितियों में उस बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये परिस्थितियां हैं जिनमें स्पेशल होम और ऑब्जर्वेशन होम में बच्चे को भेजा जाता है। जेल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत बच्चे को जेल में भेजा जा सके। जी सर, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 के मुख्य प्रावधान क्या है? जी नेहा जी, जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 में पारित हुआ, इसके जरिए किशोर न्याय अधिनियम यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में संशोधन किया गया। इस विधेयक में जो प्रस्तावित संशोधन है उसमें जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा 61 के तहत जो गोद लेने के मुद्दे हैं उसके लिए मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है ताकि ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके और जवाबदेही तय की जा सके। जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के तहत और अधिक अधिकार देते हुए कानून को सुचारू क्रियान्वयन का भी अधिकार दिया गया है, जिससे संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास किए जा सके।
इस विधेयक में अपराधों की श्रेणी को लेकर भी नए प्रावधान किए गए हैं और जो अपराध हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे लघु अपराध, उसके अलावा जो है सीरियस ऑफेंसेस का भी प्रावधान किया गया है और हीनियस ऑफेंसेस, ये 3 कैटेगरीज में ऑफेंसेस को क्लासिफाई किया गया है। तो मुख्य रूप से बच्चे को गोद लेने के प्रावधान जो है उनमें संशोधन किया गया और कैटेगराइजेशन जो ऑफेंसेस हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उनका कैटेगराइजेशन, उनके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट, इन सारी चीजों को निर्धारित किया गया है। जी, ठीक है सर। जुवेनाइल बिल में जो किए गए संशोधन के तहत किसी नाबालिग के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबे समय से चल रहा हो तो इस मामले का निस्तारण 6 महीने के भीतर कैसे किया जा सकता है, या भीतर नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उस मामले को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा, इसके बारे में बताएं आप। नेहा जी, जब भी कोई बच्चा किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है और उसके विरुद्ध किसी प्रकार की जांच चल रही होती है तो ये स्थिति बच्चे के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति होती है, क्योंकि ये सीधे तौर पर बच्चे की गरिमा पे असर डालती है। तो मतलब बच्चों को इन चीजों से बचाया जा सके, इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 14 में प्रावधान किया गया है। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसके तहत ये पाया गया कि कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर जांच चल रहा है और काफी लंबे से चला आ रहा है और किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सेक्शन 14 में ये कहा गया है कि यदि किसी किशोर या किशोरी के ऊपर कोई छोटे मोटे अपराध को लेकर के जांच चल रही है तो उस जांच को 4 महीने के अंदर पूर्ण करना होगा और जांच को कंप्लीट करके रिपोर्ट दायर करना होगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष। यदि 4 महीने के अंदर पुलिस जो है उसकी जांच नहीं कंप्लीट कर पाती है तो ऐसी स्थिति में वह लिखित रूप में परमिशन लेगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से कि उसे अतिरिक्त समय दिया जाए। इस आवेदन के ऊपर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास पावर है कि 2 महीने का एक्सटेंशन दे सके और यदि इस 2 महीने के एक्सटेंशन के पीरियड में भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उस जांच को वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली यह है यहाँ पर कि ये जो प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर जांच कंप्लीट करना है, अन्यथा उस जांच को वहीं पर रोक दिया जाएगा और मामला समाप्त हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ लघु अपराधों के लिए, छोटे अपराधों के लिए है। जहां तक गंभीर या जघन्य अपराधों का प्रश्न उठता है वहां पर 6 महीने में यदि जांच संपन्न नहीं होती है तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्टिगेशन नहीं समाप्त होती। ऐसे मामलों में अदालतें 6 महीने से अधिक का भी एक्सटेंशन दे सकती हैं। तो सिर्फ लघु अपराधों के लिए 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन यदि कंप्लीट नहीं हुआ तो जांच को रोक दिया जाएगा और बाकी के मामलों में गंभीर और जघन्य मामलों में 6 महीने से ज्यादा का समय भी दिया जा सकता है। सोशल रिपोर्ट क्या होती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए, और किन हालातों में इसे बनाया जाता है और इसके बनाने के नियम क्या है? जी बिल्कुल नेहा जी, देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है बाल अपराध के मामले में। सोशल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको हम होम सर्वे रिपोर्ट या होम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा रिपोर्ट है जिसे सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ताकि सक्षम अधिकारी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ये रिपोर्ट तब आवश्यक हो जाता है जब किसी भी सक्षम अधिकारी के समक्ष किसी किशोर को, जो कि कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है, उसको प्रस्तुत किया जाता है
सेक्शन 36 में इसका प्रावधान किया गया है। जो नियम है वो इस प्रकार है। जब बच्चे को सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर सक्षम अधिकारी को ये प्रतीत होता है कि सोशल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आवश्यक है उस बच्चे के जो अपराध है उसके विषय में कोई भी निर्णय लेने के लिए, या उसके लिए भविष्य के लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए इस चीज को निर्धारित करने के लिए, तो सक्षम अधिकारी जो है वह निर्देश देता है। निर्देश प्राप्त होने के बाद जो सोशल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि समिति बच्चे की पहली प्रस्तुति से 4 महीने के भीतर अंतिम आदेश पारित करने में सक्षम हो सके। इसके अलावा बच्चे के तत्काल परिवेश का आकलन करना, उसकी देखभाल और सुरक्षा के लिए अनुकूल या हानिकारक क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, इनका जिक्र होना आवश्यक होता है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। यह तय करने के लिए कि क्या बच्चे को दीर्घकालिक देखभाल और सुरक्षा के लिए बाल संरक्षण संस्थान में रखा जाना चाहिए, इसके लिए भी आवश्यक हो जाता है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। यदि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है उनके जो भी इम्पोर्टेंट या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जो उन्हें देना होता है उसका भी एक अहम हिस्सा होता है ये सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। यदि बच्चे के दावेदार बच्चे की कस्टडी की मांग करते हैं, या तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष या अपीलेट कोर्ट के समक्ष किसी प्रकार की याचिका दायर करके, तो उस दावेदार को बच्चे की हिरासत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इसमें भी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल के लिए किस प्रकार की योजना विकसित की जानी है इसमें भी मदद करती है। अब आवश्यकता है क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार कर रहा है उसके पास में समक्ष अधिकारी की तरफ से जो आदेश पारित किया गया है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए उसकी कॉपी मौजूद होनी चाहिए। उसके अलावा जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो अधिकारी के पास में एक चेकलिस्ट होना आवश्यक है कि किन बिंदुओं पर खास तौर पर जानकारी निकालने की आवश्यकता है। किशोर के पिछले केस हिस्ट्री के बारे में या जिस केस में सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगा गया है उसका भी विवरण होना चाहिए कि केस क्या है ना, मामला क्या है, किन परिस्थितियों में किया गया, यदि कोई कृत्य किया गया है तो। और ये बिल्कुल उस भाषा में होना चाहिए जिस भाषा में उस किशोर ने खुद अपने बयान के तहत बताया हो, है ना। किशोर से हो सके तो एक बार से ज्यादा मुलाकात यदि करना आवश्यक है तो वो भी करना चाहिए। हो सकता है अलग अलग स्थानों पर बात करने की जरूरत पड़े तो वहां भी विजिट करके और फिर ये रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। और जितने स्थानों पर जितनी बार जांच अधिकारी ने विजिट किया हुआ है वो हर एक विजिट का जिक्र राइटिंग में उनको नोट करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी निकाला जाना चाहिए, है ना। और जब भी रिपोर्ट सबमिट की जा रही हो तो सारी बातें जो जांच के दौरान सामने आई हैं उन सबको भी विस्तार से लिख के और फिर रिपोर्ट सौंपना होता है जी। तो ये नियम है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के। ठीक है सर, क्या बाल अपराध के कानून हर राज्य में अलग अलग होते हैं? नेहा जी देखिए, जहां तक उम्र का सवाल है तो उम्र को लेकर के अलग अलग राज्यों में थोड़ी डिफरेंसेस हैं।
राज्यों के पास इतने पावर्स है कि किस उम्र के किशोर या किशोरी को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किशोर माना जाए, ये तय करने के लिए तो अधिकार है। लेकिन जहां तक कौन से कृत्य किस प्रकार के अपराध होंगे, उसके लिए कितने समय के लिए बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम या स्पेशल होम में डाला जाएगा, इन चीजों पर छेड़छाड़ करने की या अलग से कानून बनाने के अधिकार नहीं है। केवल और केवल उम्र तय करने के अधिकार है। तो उम्र में आपको फर्क दिख सकता है, लेकिन जहां तक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है या उसके लिए जो पनिशमेंट है या जो टर्म है जो उस किशोर को करेक्शन होम या स्पेशल होम में बिताना पड़ेगा, वहां पर कोई अंतर नहीं है, वो हर एक राज्य में समान। ठीक है सर, गंभीर अपराधों के लिए कितनी सजा का प्रावधान है और गंभीर अपराध की दरअसल परिभाषा क्या है? नेहा जी, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया कि अपराधों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले तो छोटे अपराध, जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में डिफाइन किया गया है। ये ऐसे अपराध होते हैं जिसके लिए हमारे भारतीय दंड संहिता में जो अधिकतम सजा है वो 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है आईपीसी के अंदर। ऐसे अपराधों को छोटे अपराध की श्रेणी में डाला गया है। वही ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 में सीरियस ऑफेंसेस यानी कि गंभीर अपराधों को परिभाषित किया गया है, जो कि ऐसे अपराध होते हैं जो इंडियन पेनल कोड में अधिकतम सजा इन अपराधों के लिए 3 से 7 साल के बीच रखी गई हो, वे गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। और जघन्य अपराध वो होते हैं जिनके लिए कानून में जो सजा है वो 7 साल या उससे अधिक की हो। तो ये तो आईपीसी के तहत जो सजा का प्रावधान है उसके आधार पर छोटे अपराध, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध की श्रेणियां तैयार की गई है। लेकिन जहां तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सवाल है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर चाहे वो चाहे वो गंभीर अपराध हो या जघन्य अपराध हो, जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल है ना। तो बेशक दूसरे कानून के अंदर 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर वो 3 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है। मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 3 साल की है, और वो भी समय उस किशोर को या तो ऑब्जर्वेशन होम में या स्पेशल होम के अंदर ही गुजारना होता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीन पांडे जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में बताया और बहुत विस्तार से आपने जानकारी हमारे दर्शकों को देने की कोशिश की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।